सब लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? लेवल का क्वेश्चन। ये सब आपको हम करवा देते हैं। सारा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सब हम क्लियर करवा देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रकाश से जितने भी, चलिए अब हम लोग प्रश्न जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा? किस में अधिक होगा? तो ये अधिक होगा 200 से 280 नैनोमीटर में होगा। ठीक, उत्तराखंड में पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन। आगे देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है। 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश का दायरेमान प्रसार होता है कितने से कितने? तो 390 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच, 390 से 780 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो ये है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 5500 एंगस्ट्रम। ठीक ना, कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रम तक होता है। मानव आँख का दृश्य जो कैपेसिटी होता है वो 5500 एंगस्ट्रम तक होता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसा? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसा होता है? तो ये होता है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ठीक ना, आगे देखते हैं। आगे है आपका, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक ना, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो ये देखिए, इसमें प्रकाश का वेग ही सबसे अधिक होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो बिल्कुल सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं, ये नहीं होगा। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, तो नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग ही अधिक है। आगे देखते हैं, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानत कितना होता है? प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ये होता है, अभी बताया मैंने, 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख मीटर प्रकाश वर्ष होता है। ठीक ना, शून्य अवकाश में। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति कितनी हो जाएगी? 3 लाख मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? तो निर्वात में अधिकतम होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा प्रकाश चैप्टर से। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ठीक ना, किससे? कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न देखिए, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगा? तो देखिए, जो प्रकाश होता है ना, आपको मैंने बताया था कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक ना, विद्युत चुंबकीय के रूप में रहता है और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक ना, प्रकाश को कोई माध्यम की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए अभी के मुताबिक जो बीपीएससी में ई ऑप्शन भी है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि प्रकाश को किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, वो निर्वात में गमन करती है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन है, कुछ पढ़ लीजिए। माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, यानी घनत्व जितना होगा ज़्यादा उतना वेग उसका कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशीय घनत्व का संकेतिक होता है। वायु का प्रकाशीय घनत्व उसके ताप, दाब एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशीय घनत्व तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है कितना? तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग लगता है। अभी बीपीएससी ऑप्शन दिया है तो उसमें आप ये लगाएंगे 8 मिनट 19 16 17 18 कुछ भी दे सकता है। ठीक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड, तो इसमें ये ऑप्शन है इसलिए हो जाएगा 8 मिनट नहीं, अब 8 मिनट 1.8 सेकेंड या 19 सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरंगधर और वेग कहते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? तरंगधर और क्या कहते हैं? वेग। ठीक ना। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगधर और वेग बदल जाता है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण या तरंग वायु से कांच में जाती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का आवृत्ति कभी नहीं बदलता है लेकिन तरंगधर और वेग जो है बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या होता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है लेकिन तरंगधर और वेग जो है बदल जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही, आवृत्ति नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है या कौन सा नहीं बदलता है? तो अभी बताया मैंने, आवृत्ति नहीं बदलता है, तरंगधर और वेग बदल जाता है। याद रखिएगा। कहाँ छोटा करने दो, थोड़ा छोटा नहीं हो रहा है इसे। चलिए आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ना तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हटती है। अभी मैंने थोड़ी देर आप देखिएगा बताया था, जो डिस्क्रिप्शन था डिटेल था चैप्टर का, उसमें बताया था क्या सघन माध्यम में क्या एक क्लोज आ रही थी, ठीक, और अभिलंब से दूर हटती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, ठीक ना, ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित हो रही है। क्यों? तो देख लीजिए, डिटेल भी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा से बदला जाता है, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है? देख लीजिए, 6CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O बोलते हैं और प्रकाश ऊर्जा पुनर्हरित, ठीक। तो इसे देखिए C6H12O6, ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो क्या हो जाएगा? इसमें नियोन है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस क्या है? नियोन है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण कहलाता है। बहुलित परिवर्तन और क्या कहलाता है? व्यतिकरण। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? तो हीरे से कांच में जाता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक। आगे देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर, ऑप्टिकल फाइबर जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो कौन सी घटना के? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, अभी बताया मैंने। कौन सी घटना के द्वारा? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा, ठीक, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा। आगे है तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये प्रकाश तरंग में होता है। क्या होता है? प्रकाश तरंग में। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में क्या होती है, भेजी जाती है। किसके माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के रूप में। आगे देखिए, मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है दोस्तों, कहाँ गया, ये करता है प्रकाश का आंतरिक या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोल सकते हैं, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन, जिसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मृग मरीचिका का उदाहरण पूर्ण आंतरिक प्रकाश का परिवर्तन हो जाएगा। फिर आगे वही रिपीटेड क्वेश्चन, वी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मरीचिका का बनना यानी कुल आंतरिक या पूर्ण आंतरिक, घुमा दिया इसी को लिखकर। आगे देख लीजिए, उसके बाद है मृग तृष्णा उदाहरण है किसका, मृग तृष्णा, तो वही बोलेंगे आप, पूर्ण आंतरिक प्रकाश का परिवर्तन। आगे है काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रकाश के परिवर्तन के कारण, ठीक ना, पूर्ण आंतरिक प्रकाश का परिवर्तन के कारण होता है। ये कटा हुआ अभी फिर रिपीटेड है, कटा हुआ हीरा जगमगाता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक प्रकाश के परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रकाश के परिवर्तन के कारण। चलिए आगे देखिए, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र जब भी लिया जाएगा होलोग्राफी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है, तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। रोस्टर स्कैन जानते हैं आप लोग, देख लीजिए। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT जिसे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, मॉनिटर में प्रयोग किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। आगे देखिए, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन विकिरणों से क्या संबंध है जो आर पर जाती है, जो आर पर जाती है उसे क्या बोलते हैं, यानी तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सभी पारदर्शी माध्यमों के लिए, सभी पारदर्शी माध्यम, ठीक। देख लीजिए रमन प्रभाव क्या होता है। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगधर प्रकाश की किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में गुजरती है तब इसकी प्रकृति किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी क्या होती है, उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है जिसे लेज़र बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेज़र बीम। क्लियर हुआ। देखिए अब जान लीजिए, देखिए CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस परावैगनी लेज़र प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परिवर्तित होकर क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक। आगे देखिए, आगे है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकें क्या है, प्रयुक्त तकनीकें क्या है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति मॉडुलन। क्या हो जाएगा, आवृत्ति मॉडुलन हो जाएगा। डिटेल है, श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉडुलन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वह वस्तु से छोटा होता है लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना जो होता है उस पर जो चित्र बनेगा ना वो वस्तु से छोटा होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा, याद रखिएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो देखिए तारे का रंग ज़्यादा क्यों दर्शाएगा, ताप जितना होगा उसमें उतना ही उसका रंग ज़्यादा दर्शाएगा, तो ताप के वजह से दर्शाता है। आगे है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूल कण है, ठीक ना। धूल कण में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर क्या होता है, अचानक फैल जाता है, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण पर या स्कैटरिंग पर किरण की क्रिया के द्वारा संभव होता है ये। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है, तो ये धूल कण की वजह से होता है, अभी बताया मैंने, धूल कण। उसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश का कारण है धूल कण। रिपीटेड है क्वेश्चन 2021 में भी UP PCS में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा, तो ये तरंगदैर्घ्य से निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का निर्धारण, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारण किया जाता है। भिन्न भिन्न बदलता रहता है तरंगदैर्घ्य के कारण, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है,
तरंगधर पूछ रहा है, ठीक, तो याद रखिएगा लाल का, ठीक, तरंगधर किसका होता है, लाल का। और कम पूछता तो बैगनी का बोलते, ठीक। तो देखिए लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है जो 7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंगधर क्या होता है, 4 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगधर वाला प्रकाश सबसे कम तो बैगनी का हो जाएगा, अभी बताया मैंने। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगधर वाला तभी बताया मैंने, बैगनी होगा, लाल का ज़्यादा होता है। आगे है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीली प्रकाश, नीली प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। क्यों होता है, तो थोड़ा डिटेल है, देख लेते हैं। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगधर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंगधर न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंगधर क्या होता है, अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की न्यूनतम होती है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो ये लाल रंग द्वारा क्या होता है, विचलित होता है, लाल रंग द्वारा, ठीक ना। क्यों होता है, देखिए निर्वात या वायु में आपको पता है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश जो होता है उसका वेग क्या होगा, एक समान होगा, प्रकाश का वेग कहीं भी, ठीक ना, कहीं भी नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। निर्वात में प्रकाश का तो सबसे अधिक होता है, वायु में क्या होता है, अलग होता है, कांच में अलग होता है, लेकिन किसी अन्य पदार्थ में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। वही बात मैंने भी बताया, इसलिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होगा। जैसे कांच हो गया, शीशा, बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का वेग सबसे कम होगा और लाल रंग के लिए प्रकाश वेग ज़्यादा लगेगा, तो वही बता रहा है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, किस कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कलर का बात करेगा तो कहीं भी आँख बंद कर कर प्रकाश का अपवर्तन बोलिएगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये अपवर्तन का कारण है दोस्तों, क्या है, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल है, देख लीजिए। गहरे समुद्र में सतह से 400 से 800 फीट तक गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों होता है, अभी मैंने बताया कि इसका क्या होता है, तरंगधर सबसे अधिक होता है, ठीक ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग का बात करेगा तो आंख बंद कर प्रकीर्णन, अभी बताया मैंने। चलिए आगे देख लेते हैं। आकाश नीला लगता है, क्यों तो प्रकीर्णन के कारण। तो लघु तरंग दीर्घ की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जहाँ प्रकीर्णन रहेगा, कलर का बात करेगा, वहीं आंख बंद करके मार दीजिएगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के जो कलर लाल होता है वो किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कितना इम्पोर्टेंट है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग दिखाई देता, कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से अगर आप तो काला दिखाई देगा, ठीक ना। अंतरिक्ष से आकाश का रंग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, अभी बताया मैंने। थोड़ा पढ़ लेते हैं, डिटेल दिया है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो इस प्रकार है, बैजनी, आह, पीना, ला, ठीक, ये ट्रिक है। और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैस के अणुओं, धूल कणों,
प्राग कणों आदि से टकराता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो ये या तो वह उस कण के आर पर निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परिवर्तित या छितरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक क्या होता है प्रकीर्णन हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैगनी, जामुनी और नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं प्रकीर्तित होते हुए पहुंचता है। ठीक, उसके बाद देखिए, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से प्रकाश को देखा जाता है तो वह दिखाता है, कैसा दिखता है? तो आपको भी पता है, काला। अभी मैंने बताया रिपीटेड प्रश्न है, 2 बार पूछा गया है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, 2 बार ही क्यों? ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, अभी बताया किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। बी राइट आंसर। जहां प्रकीर्णन मिलेगा वहां मार देना है प्रकीर्णन, कलर का बात करेगा तो। अगला प्रश्न है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? तो ये भी प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। देखिए कहीं प्रकीर्णन दिखाई दे रहा है, यह हरे रंग का प्रकाश हमारी आंखों में क्या होता है? परिवर्तित होता है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है, प्रासरी विश्व की संकल्पना आधारित है कौन से नियम पर? तो डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना क्या है? आधारित है दोस्तों। ठीक ना, आगे देखिए, किस उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये आभासी तथा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक ना, आभासी और क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न, कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? किसका? तो ये होता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण के प्रयोग में लाया जाता है, उत्तल दर्पण के। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में क्या लेते हैं? तो ये अवतल दर्पण को हम लाते हैं, दाढ़ी जो बनाते हैं ना उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर उजला नीचे काला सही होगा दोस्तों, क्योंकि व्हाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, काला एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होगा और बड़ा। काल्पनिक मतलब समझते हैं ना, काल्पनिक जो वास्तविक नहीं होता है। जब 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी? तो ये अनंत होगा दोस्तों। जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब क्या होगी? अनंत होगा। ठीक, अनंत होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था रेलवे में, चलिए, और एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, यही सेम टू सेम बता देते हैं आपको। 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब क्या होता है? परिवर्तित होकर क्या एक नया प्रतिबिंब बनाता है, और इस तरह यह क्रम क्या होता है? चलता रहता है। और जब 2 समतल दर्पण के बीच थीटा कोण पर क्या झुकता है तो उनके द्वारा उनके बीच की जो रखी हुई वस्तु होगी वो प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होगी? तो 360/θ-1 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेगा दोस्तों। ठीक ना, याद रखिएगा, अनंत बनेगा, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से, रेलवे एनटीपीसी एसएससी में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कैसा होगा? कैसा होगा? तो ये 2θ होगा। क्यों होगा? तो डिटेल में है, आपको दिखा देते हैं। जब दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दिशा परिवर्तित नहीं होती है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण को घूर्णित कोण से क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है, इसलिए 2θ होगा। क्लियर हुआ? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक, और रंगों को अलग करने का तरीका कैसा होगा? तो देखिए, एक प्रिज्म से रंगों को गुजारा जाता है तो ये अलग अलग भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ गए? उसके बाद है,
इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होगा? बैजनी, यहाँ पीनाला, तो आरजीबी बोल सकते हैं, ठीक ना, नीला हरा पीला, ठीक ना, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम नीला हरा पीला होगा, ठीक, याद रखिएगा। बैजनी आह पीनाला होता है, ये क्रम दिया है, वो ट्रिक जो मैंने बताया था उसके सहायता से आप याद कर सकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव किस में होता है? तो प्रिज्म द्वारा। प्रिज्म द्वारा ये 7 रंगों में बढ़ जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच दिखाई देता है? तो लाल, आरजीबी होता है, ग्रीन होगा, हरा, आरजीबी, ये ट्रिक है, आरजीबी, ठीक ना, तो ग्रीन है बीच में तो हरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, कैसा होता है? तो बैगनी और लाल होता है, ठीक ना, क्या होता है? बैगनी और लाल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? किस दिशा में? तो यह आप नहीं देख सकते, दोपहर में तो हमारे सर पे होता है, तो आप देख लेंगे, नहीं दिखाई देगा, तो याद रखिएगा। ये प्रश्न हमसे एगो लड़का पूछा था कंफ्यूज करने के लिए क्लास में। दोपहर के 12 बजे से सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन जो वर्षा की बूंदे होगी वो नहीं बन पाएगा और इंद्रधनुष हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष जब भी बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, और जब सूर्य पूरब में होता है अर्थात सूर्य क्या होगा सुबह के समय, तब इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, और जब सूर्य पश्चिम में होगा तो क्या होगा? इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देगा। आगे है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो अपसारी लेंस के जैसा क्या करता है? प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, क्या है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए, ठीक ना, व्यक्ति की ऊंचाई की अधिक होनी चाहिए। क्या है प्रश्न? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। सही बात है भाई, देख लीजिए प्रैक्टिकल करके। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं क्या? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, क्या लाते हैं? तो उत्तल लेंस लाते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष में दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये कॉनकेव लेंस, जिसे नौतदार बोलते हैं, कौन निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अवतल लेंस जिसे बोलते हैं, ठीक ना, अवतल लेंस कॉनकेव को बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग कर ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो निकट दृष्टि दोष का से काम चल जाएगा आपका। निकट दृष्टि दोष, ये मायोपिया को ठीक किया जाएगा अवतल दर्पण से, अभी बोला मैं, सॉरी अवतल लेंस से, ठीक ना, यहाँ पर दर्पण दिया है, अवतल लेंस होगा, राइट आंसर अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष रोगी को कौन से लेंस के द्वारा मुक्ति मिलेगी? तो अवतल लेंस के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। आगे देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है पढ़ने के लिए, उत्तल लेंस, ठीक ना, पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आँख में संकेंद्रण होता है, आँख में संकेंद्रण होता है किसके द्वारा? तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होती है क्या कहते हैं? खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होती है उसे नौतो दर्पण कहते हैं, या कनकेव या अवतल दर्पण बोलिएगा, ठीक। नौतो दर्पण को या अवतल दर्पण बोलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। लेंस की क्षमता मापी जाती है किससे? लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डायोप्टर से। बीपीएससी 66वीं का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा कैसा? तो कांच की समतल चादर की भांति, कांच की समतल चादर की भांति ये व्यवहार होगा, ठीक। अगला प्रश्न है,
आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो ये फिल्म के लिए तुलना किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आँख में? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की फोटोग्राफी कैमरे की भांति कार्य करती है आँख जो होता है, ठीक ना, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो अभी बताया रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या होता है? परिवर्तित करता है। दोस्तों किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग किसके कारण होता है? तो परिवर्तित करेगा तभी अपवर्तित होगा। दोस्तों वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो आरजीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आरजीबी, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, जब लाल नील तथा हरे प्रकाश का पुंज के स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो ये सफ़ेद हो जाता है, ठीक ना। आर बी और जी ये पड़ेगा तो सफ़ेद हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रकाश चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम अगला चैप्टर आएंगे लेकर और वहाँ से चैप्टर भी करेंगे और जो उससे बनने वाले एमसीक्यू प्रश्न हैं वो सारे करवा देंगे हम, गर्दा उड़ेगा, पर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बना कर देखिए, पढ़ लीजिए और बना कर देखिए, अगर प्रश्न छूट गया तो फिर हमको बोलिएगा, ठीक दोस्तों। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आप तक आसानी तक पहुँचेगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इसको PDF लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, वंस अगेन।